Hi. To shine your brightest light is to be who you truly are. Today is 28th of July 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join our Telegram channel. These are answers of quiz number 87. Critical tiger habitat है नागार्जुन सागर श्रीशैलम. A license is required to cultivate that plant अगर वो plant Schedule 6 of Wildlife Protection Act 1972 में है. सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन मतलब होता है उसका इकोनॉमिक कॉस्ट भी कितना होगा, उससे डैमेज कितना हुआ है. इट इज़ अ लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 एमिशन इन अ गिवन ईयर. तो उस एमिशन का क्या कॉस्ट होगा, दैट इज कॉल्ड सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन. जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में यूजुअली हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट को प्लेस करते हैं सो दैट उनका पोजीशन फिक्स रहता है इन पर्टिकुलर दिस डायरेक्शन. तो दैट इज जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट. इस ऑर्बिट की हाइट कितनी होती है? आंसर हाइट, बिकॉज यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है तो वो स्टेडी नजर आता है अर्थ सरफेस से. सो व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ऑर्बिट? एस्ट्रोसैट को हम बोल सकते हैं इंडिया की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी. With reference to tribal rebellion in India, बुद्धू भगत, जो भगत एंड मदारा महतो आप किससे एसोसिएटेड है, किस रेबेलियन से एसोसिएटेड है? To abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem, ये प्रोविजन कहाँ पर मेंशन है? Which one of the following was the first Indian vessel to navigate Antarctic waters? Antarctic waters. और आज ही का न्यूज़ है, शिपयार्ड ने अभी INS विक्रांत को भी हैंड ओवर कर दिया है इंडियन नेवी को. The well-known painting Bunny Honey belongs to which school and who is known as the father of genetics? So ये 5 सवाल हैं आज के लिए. आज की वोकैबुलरी है एक्सूबरेंस. एक्सूबरेंस का मतलब होता है जोश खरोश, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट, चीयरफुलनेस एंड इबुलियंस. रिटॉर्टेड का मतलब होता है जवाब देना. से समथिंग इन आंसर टू अ रिमार्क और एक्यूजेशन, टिपिकली इन अ शार्प, एंग्री और विटी इंसाइसिव मैनर, जवाब देना. आउटपेस का मतलब होता है आगे बढ़ना, गो, राइज और इम्प्रूव फास्टर देन. पॉम्पोसिटी का मतलब होता है व्यक्ति निष्ठा, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पॉम्पस, सेल्फ इम्पोर्टेंस आप ज़्यादा दे रहे हो वहाँ पे, सेल्फ इम्पोर्टेंस. देन ब्रो बीट का मतलब होता है धमकाना, इंटिमिडेट टिपिकली इनटू डूइंग समथिंग विद स्टर्न और अब्यूजिव वर्ड्स. सो ये कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. दिस इज CSAT. आज हम ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ देखते हैं. आपको बताना है मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी ऑफ द अबव पैसेज क्या है. ABCD 4 ऑप्शन है. देन सेकेंड इज अगेन वन क्वेश्चन. दिस इज न्यूमेरेसी. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल. न्यूज़ बाइट्स में आज हम फिर से देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी न्यूज़ में है. एशिया, फोकस ऑन एशिया. 19 दिसंबर 1966 को ये बना था और मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है. ये प्रेसिडेंट है असाकावा, वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर अशोक लवासा, जो हमारे डेप्यूटी इलेक्शन कमीशन भी रहे हैं, इलेक्शन कमीशन. देन डायरेक्टर ऑफ ADB फॉर इंडिया है टाकियो कोनिशी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये हैं और इसमें मेंबर कंट्रीज हैं 68. ICC फिर से न्यूज़ में है, अभी विमेन वर्ल्ड कप भी होने वाला है इंडिया में. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बना था 15 जून 1909 को. दुबई में इसका हेडक्वार्टर है. UAE, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, CEO, जनरल मैनेजर एंड मेंबरशिप 106 मेंबर्स की है. ये कुछ अपडेटेड रेट्स हैं. ये रेट्स चेंज होती रहती है. जैसे अभी US ने फेड रेट्स को बढ़ा दिया है, तो अभी उसका इम्प्लीकेशन हमारे RBI के द्वारा भी कुछ रेट हाइक हो सकता है. लेट अस सी. बट द आइडिया इज रेपो रेट अभी 4.9 है, रिवर्स इतना है, MSF ये है, बैंक रेट ये है, CRR, SLR, SDF, GDP फोरकास्ट एंड इन्फ्लेशन रेट इज दिस. ये अपडेटेड कुछ मॉनेटरी पॉलिसी की रेट्स है. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क करना है आपको. रेपो रेट क्या होता है, एक शॉर्ट नोट बताइए. शॉर्ट नोट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, 1 और 2 लाइन डिफाइन. MSF को डिफाइन करिए, बैंक रेट को डिफाइन करिए, CRR, SLR, SDF, GDP की भी डेफिनेशन बताइए एंड व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन. ये जितने भी वोकैब वर्ड्स हैं
अब ये कौन सी वोकैबुलरी है? ये इकोनॉमिक्स की वोकैबुलरी है। इन सारे वोकैबुलरी वर्ड्स का मीनिंग बताना है आपको। ओके, यू हैव टू टेल द मीनिंग। रेपो, रिवर्स, एमएसएफ, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, एसडीएफ, जीडीपी एंड इन्फ्लेशन। ओके, सो टेल द मीनिंग ऑफ ऑल दीज इकोनॉमिक्स वोकैब वर्ड्स। बाकी ये अपडेटेड जीडीपी लिस्ट है, ये कीप ऑन चेंजिंग होता रहता है सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, जैसे वर्ल्ड बैंक, मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, आईएमएफ, एडीबी, आरबीआई, फिच, फिकी, ओईसीडी, क्रिजल, एनएसओ, एसबीआई एंड देन मॉर्गन स्टैनले। ये जो हैं ये रेटिंग एजेंसीज भी हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और उन्होंने ये कुछ एक्सपेक्टेड जीडीपी का ग्रोथ रेट बताया है। अभी बारिश का माहौल है, तो बारिश में आकाशीय बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित रहें। ये जो गाइडलाइन है ना, ये एनडीएमए की गाइडलाइन है। हम जो भी कंटेंट देखते हैं सब कॉपी पेस्ट होता है स्टैंडर्ड गवर्नमेंट रिसोर्स के कंटेंट से। सो दैट इज़ व्हाई नॉट वी ऑलवेज ट्राई कि हम सीधा गवर्नमेंट रिसोर्स को ही देखें। सो दिस इज़ एनडीएमए। आप बताओ, ये जो बिजली होती है इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न क्या होता है जिससे लाइटनिंग होती है? दिस इज़ कॉल्ड लाइटनिंग। और इसका रीज़न क्या होता है? थॉर इज़ नॉट द रीज़न, इसका रियल रीज़न क्या है? टेल। अब यहाँ पे आप बताइए, यदि घर के भीतर हो तो हमें ये चीज़ें फॉलो करना है, तैयारी में ही समझदारी। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उसको आप अनप्लग कर दो, टेलीफोन वायर। घर के बाहर हो तो भवन में किसी शेल्टर में जाओ। टिन अथवा धातु से बनी छत वाले मकानों से दूर रहें। कार, बस अथवा ढके हुए वाहन के अंदर है तो वहीं रहना सुरक्षित है। बिजली से प्रभावित और इसके अलावा खिड़कियां, दरवाजे दूर रहें, वरांडे में खड़े ना हो। खुले आसमान के हों तो नीचे तुरंत दुबक कर ज़मीन पर लेट जाएं, न ही अपने हाथ लगाएं, ज़मीन पर लेटे रहें। घर के बाहर धातु की वस्तुएं इस्तेमाल नहीं करें, मेटल नहीं होना चाहिए। प्लम्बिक लोहे के पाइप को नहीं छुएं, पेड़ के नीचे भी नहीं खड़े हों, भीड़ लगा के खड़े नहीं हों। पूल, झील, छोटी नाव से तुरंत बाहर निकल जाए, पानी के भीतर नहीं रहें। और अगर बिजली से प्रभावित हैं तो सीपीआर देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, कृत्रिम सांस। ओके, और तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। सो दिस इज लाइटनिंग। लाइटनिंग से हम कैसे, एनडीएमए ने बताया है, तैयारी में ही समझदारी। ऑलराइट, सो दिस इज लाइटनिंग एंड दिस इज न्यूज़ बाइट्स। नाउ दिस इज 28th of July 2022. Prepare a note on the Forest Rights Act. Prepare a note on the geography of West Asia. Very important, मैपिंग पर्सपेक्टिव से भी और IRGS पेपर 2 पर्सपेक्टिव से भी। वेस्ट एशिया, discuss its geopolitical and geo-economic significance in the context of India. So these are 2 questions for today. Now regarding your submissions, तो 26th of July का +2 साइकिल है, तो आज हम सबमिशंस देखते हैं। इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। सो ये आपके सबमिशंस हैं। सी, पुनीत ने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया। आई एम सो हैप्पी, बहुत अच्छा आंसर लिखा है। थिंकर के बारे में बताना था और आपने बताया डॉक्टर कलाम। वेरी गुड। यहाँ पे ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, रेस्पेक्ट फॉर लॉ, वेरी नाइस। देन सेकंड जो था, इम्पार्शियल रहना क्यों ज़रूरी है? नॉन पार्टिसिपेशनशिप होना चाहिए, इम्पार्शियलिटी होना चाहिए। वेरी गुड। अब इसी तरीके से हमें कंसिस्टेंसी के साथ डेली आंसर राइटिंग करना है। डेली मीन्स डेली, एंड वी विल सी कि कितना तेज़ी से हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और डे बाय डे बेसिस में हमारा केवल इम्प्रूवमेंट ही होगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट। देन अदिति, दिस इज़ अगेन रियली गुड, बहुत अच्छे से बताया नॉन पार्टीसन होना क्यों ज़रूरी है। अब देखो इस कॉपी में स्पेसिंग कितना अच्छा है, हेडिंग सब हेडिंग है, इसको 1 2 3 4 करिए, एग्जाम्पल्स हैं, फिर एग्जाम्पल्स हैं, देन कंक्लूजन। इट इज़ अ कंप्लीट आंसर, वेरी नाइस। शिवानी, दिस इज़ अगेन रियली गुड। स्वामी विवेकानंद जी, एंड देन इंस्पिरेशनल टीचिंग्स, ह्यूमैनिटी, टॉलरेंस, योगा, वेरी नाइस। अब सी, इस कॉपी में भी विजुअल्स रियली गुड, प्रेजेंटेशन स्टाइल इज़ रियली रियली गुड, हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स। सो सी, आंसर राइटिंग कितना आसान होता है। मुश्किल काम यही होता है कि हम स्टार्ट करें, और डोंट गो फॉर परफेक्शन। 90% करेक्ट आंसर आपका बैठ रहा है, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। ओके, देन दिस इज़ रियली गुड। नंदिनी, अब्दुल कलाम साहब के बारे में लिखा, इंट्रोडक्शन, उनकी वैल्यू सिस्टम, और उसमें अपना पर्सपेक्टिव लगाया। गोल होना ज़रूरी है, इग्नाइटेड माइंड्स, वंडरफुल, मिसाइल मैन। देन पार्टिसनशिप को एक्सप्लेन किया, इम्पार्शियलिटी, वेरी नाइस, दिस इज़ अगेन गुड, ऐसे ही कंटिन्यू करना है।
Aarti, day by day we can see clear improvement and I'm really happy with your performance. Impartiality, non-partisanship, अब सी ये Venn diagram good. Qualities 1 2 3 very nice. This is a good copy. Answers भी हैं, examples भी हैं. Samuel, this is again really good work. Fluency अच्छा है, language proficiency भी बहुत अच्छा है. टीचर्स के बारे में बताया कलाम साहब. देन पेट्रियोटिज्म वेरी नाइस. सेकंड में नॉन पार्टिसनशिप, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टिसन वेरी गुड. देन देयर इज अ कंक्लूजन गुड. थोड़ा डायग्राम्स हम और ऐड कर सकते हैं जैसे कि नितिन ने किया यहाँ पे. ये सारी क्वालिटीज़ बताई शास्त्री जी के बारे में. इंटीग्रिटी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वेरी नाइस. दिस इज़ रियली गुड. धनाक्षी, दिस इज़ अगेन गुड. मोरल थिंकर्स आपने 3 नाम बताए यहाँ पे और उनके बारे में बताए. इसको ना ऐसे रोटेट करके पोस्ट करो वर्टिकल. ओके. देन यहाँ पे आपने उनका सारा स्टोरी भी बताया. वेरी नाइस. इसको हम सिलेबस से कनेक्ट करके और इलेबोरेट करते हैं. शुभम, वंस अगेन क्वालिटी वर्क, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी. गौतम बुद्धा के बारे में बताया. उनके जो टीचिंग्स हैं उसको एक्सप्लेन किया आपने. देन सेकेंड में नॉन पार्टिसन रहना क्यों ज़रूरी. तो सी एथिक्स इज़ सो सिंपल. हमको सारी चीज़ें आती है, बस मुश्किल बात यही होता है कि उसको आप लिखो. सबसे पहले लिखना स्टार्ट करो. सी पालिका, दिस इज़ रियली गुड. अब देखो आज का कितने अच्छे से डायग्राम बना है. दिस इज़ रियली गुड. ऐसा करना चाहिए हमें. सी टैबुलेट किया 1 2 3 4 गुड स्टाइल. नोबल ट्रूथ, बुद्धिज़्म वेरी नाइस. दिस इज़ रियली गुड, वंडरफुल. सत्येंद्र, क्वालिटी आंसर्स हैं, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग से आप लिख रहे हो, वंडरफुल. पैराग्राफ्स हैं, इसमें थोड़े पॉइंट्स हम ऐड करें ना तो मोनोटोनस नहीं लगेगा उसमें, लाइक ABC लाइक दैट. देन परिचय. देन दिस इज़ 1 2 3 यहाँ पे हम कर सकते हैं. महर्षि अरविंद घोष जी के बारे में बताया. गुड, वेरी गुड. ठाकुर, यू आर अगेन डूइंग वेरी गुड जॉब. दिस इज़ फिलोसफी, वेरी नाइस. देन स्वामी विवेकानंद जी, वेरी नाइस. देन इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टिसन एक्सप्लेन किया, ये बड़ा अच्छे से आपने बताया चार्ट, वेरी गुड. कंक्लूजन एंड एग्जाम्पल्स. देन सुमन, यू आर डूइंग रियली गुड जॉब. पहले ही आपने बताया ये थिंकर है, उनके बारे में एक्सप्लेन किया. ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, एक्सीलेंट. सो जो हमारा रोल मॉडल होता है ना वो हमारे बारे में भी बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कराता है. तो दिस इज़ रियली गुड. देन इम्पार्शलिटी, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, कंटिन्यू करो. डायग्राम्स इनोवेट कैसे कर सकते हैं उस पर भी कंटिन्यू करो. यू आर गुड इन दैट. ओके. देन इम्पार्शलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप. सपना, आप देखो ये विजुअल्स अच्छे आए, गुड, वेरी गुड. तो सारी कॉपीज से लर्न करो. एग्जाम्पल्स, कंक्लूजन, स्टाइल सब लर्न करना है हमें. समीर बंगाली में कंटिन्यू कर रहा है. प्रेजेंटेशन इज लुकिंग गुड. पॉइंट्स हैं यहाँ पे, स्पेसिंग है, गुड. हेडिंग सब हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए. देन दिस इज़ निर्दलीय, दिस नॉन पार्टिसन होना चाहिए, वेरी नाइस. जैनम ने भी स्टार्ट किया. आई एम सो हैप्पी कि आप सब लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो. दिस इज़ रियली गुड. सबको आंसर लिखना है. जैनम, दिस इज़ रियली गुड. 1 2 3 एग्जाम्पल्स. सी जैसे ही आप आंसर लिखना चालू करोगे आपको इमीडिएट प्रोग्रेस नज़र आएगा अपनी ओवरऑल स्टडीज़ में. दिस इज़ एज सिंपल एज दैट, बट यू हैव टू स्टार्ट. सी दिस इज़ रियली गुड, वेरी नाइस. सी ये कितना अच्छा डायग्राम है. बॉक्स के अंदर बंद करो. 1 2 3 एंड एग्जाम्पल्स, वेरी गुड. आशीर्वाद, यू आर अगेन रियली गुड. क्वालिटी पॉइंट्स हैं, मैच्योरिटी है बहुत. दिस इज़ रियली नाइस. प्रोफेशनलिज्म, वे अब देखो एग्जाम्पल्स, गुड. राम नरेश, एक्सीलेंट वर्क. अब इस कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है वो कितना अच्छा होता है, स्पेसिंग वगैरह. लर्न दिस थिंग. इंडिविजुअल लेवल, हेडिंग, सब हेडिंग, बॉक्स के अंदर बंद करना, अंडरलाइन, ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती है. दिस इज़ वेरी गुड कॉपी, स्टैंडर्ड कॉपी, रियली गुड. जैनम ने सेकेंड आंसर लिखा. दिस इज़ अगेन गुड. सरदार पटेल, जयशंकर साहब, गुड. शुभांगी का भी प्रेजेंटेशन, कंटेंट, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, वेरी गुड एग्जाम्पल. सी दिस इज़ रियली गुड. डायग्राम्स थोड़ा और ऐड करें, जैसे लीडरशिप ट्रेट्स, कितना अच्छा है ये, वंडरफुल. इम्पार्शलिटी होना चाहिए, एक्सेलेंट. नवीन ने भी आंसर राइटिंग स्टार्ट किया. दिस इज़ सो गुड. अब आपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं यहाँ पे. पार्टिसन होना चाहिए, सोशल वर्क, स्टूडेंट्स, परसुएशन, वेरी नाइस. कीर्ति, वंडरफुल हैंड राइटिंग, नीट एंड क्लीन. एटीट्यूड, डेडिकेशन, एम्पैथी. सी सो सिंपल. द डिफिकल्ट पार्ट इज की राइट, be a student. Okay, so this is good. 27 के कमेंट्स भी देखते हैं. राज, यू आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क. सी कितना अच्छा रिवीजन हो गया. कुजनेत कर्व, लॉरेंस, फिलिप्स कर्व एंड लैफर. आकांक्षा, वेरी नाइस. सारे आंसर्स आप बहुत जल्दी से प्रोवाइड करा रहे हो. दिस इज़ रियली गुड. सारे MCQs.
राम नरेश सी सेट एंड MCQ। सैमुअल ने 15th FC बताया, 15th FC पे एक शॉर्ट नोट हो गया। अब इसी से एक सवाल आ जाएगा। हवा महल के बारे में हमने जाना, दिस इज जयपुर। वेरी गुड, सी थैंक यू सो मच राज, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। साक्षी यू आर अगेन डूइंग वंडरफुल वर्क। द पैलेस ऑफ ब्रीज, फाइनेंस कमीशन, सी दिस इज सो नाइस, वेरी कंसाइज। अल्कोहल कंजम्पशन में आज हम बात करेंगे। चाइना स्पेस स्टेशन, GNP, कुजनेत कर्व, कॉटन, वंडरफुल वर्क, वेरी नाइस। देन राज एंड अदिति, दिस इज रियली गुड, सी वेरी नाइस। सैमुअल, देन राज, लिकर बैन पे आज बात करेंगे। हरजिंदर, वेरी गुड। शालिनी, वंडरफुल। अफसाना, राम नरेश, प्रियंका, प्रीति, आकांक्षा, समीर, नंदनी, रत्ना प्रिया एंड दिस इज सैमुअल। यस, 31st के बाद आप स्टार्ट कर लेना, अभी उसका मेंस भी है PSC का, आराम से आप करना, नो इश्यूज। ओके, so these were your comments, excellent work. Okay, now let us come to the Hindu newspaper. This is the Hindu newspaper. आज हम कंटिन्यू करेंगे मेंस क्लास भी और प्रीलिम्स क्लास भी। आज हम ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूटिलिटीज, एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। रियल लाइव क्लास में ज्वाइन करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अभी इसी 3-4 दिन में हम ये सारा सेक्शन कंप्लीट करेंगे। एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा और एथिक्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे, विल मूव टू GS1, वर्ड हिस्ट्री एटसेट्रा, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, वर्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट जो इंडिया है। ओके, सो दिस वे मेंस कोर्स में बाय दिस टाइम जो 16th को आपका एग्जाम है, दिस अगस्त के मंथ में ही हमारा ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाकी प्रीलिम्स बैच में हम LPG आज फिर से कंटिन्यू करेंगे और इस पूरा इंडस्ट्री चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द हिंदू न्यूज़पेपर। अब फर्स्ट जो न्यूज़ है वो बर्मिंघम का है। वेरी गुड न्यूज़, इंडियाज़ गोल्डन पोटेंशियल एट बर्मिंघम 2022। कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं। इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुके हैं क्या पहले, और किस ईयर में हुए हैं? आंसर, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स का 22nd एडिशन होगा बर्मिंघम UK में। इंडियंस यहाँ पर कुड पॉसिबली फिनिश ऑन टॉप ऑफ द पोडियम, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस। बॉक्सिंग, जूडो, स्क्वाश, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, तो अब ये स्पोर्ट्स होंगे ना, सब इस पे एक टैब रखेंगे। ये सारे स्पोर्ट्स हमें पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स का मतलब क्रिकेट या फुटबॉल नहीं होता है, देयर आर सो मेनी अदर स्पोर्ट्स। ओके, तो इस पे हम एक टैब रखेंगे। दिस इज बर्मिंघम 2022। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो PMLA है इसका अब्यूज नहीं होना चाहिए। अपहोल्ड्स पावर्स ऑफ अरेस्ट रेड अंडर PMLA, मनी लॉन्ड्रिंग इज नो लेस हीनस देन टेररिज्म। स्टेटमेंट क्लियर है, बट फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका मेरिट बेस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे मेंटेन करना जरूरी है। ED's पावर अंडर PMLA, ये है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। An upshot of the judgment by the Supreme Court on the validity of certain provisions under the Prevention of Money Laundering Act, ये जो टॉपिक है ये GS3 में लिखा हुआ है, PMLA, मनी लॉन्ड्रिंग। तो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज एज हीनस एज ऑफेंस एज टेररिज्म, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। सेक्शन 3 डिफाइन करता है मनी लॉन्ड्रिंग को। सेक्शन 24 रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, इस शब्द का मतलब क्या होता है बताइए? रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब आपको जिस पे आरोप लगा है आप साबित करो। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ क्या ऐसा होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ? फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और स्टे वगैरह है। तो ED की कुछ पावर्स हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपहोल्ड किया है। स्ट्रिंजेंसी इन ग्रांटिंग बेल अंडर द एक्ट इज लीगल एंड नॉट आर्बिट्रेरी। बेल पे भी सुप्रीम कोर्ट का रीजन आया था। जो बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस में बेल नॉर्मल केसेस में मिल जाना चाहिए। बेल मतलब जमानत। It is not mandatory to give an enforcement case information report in every case as it was not an FIR. FIR पुलिस को रजिस्टर करनी पड़ती है, बट ED ऐसा अगर कोई कॉन्डक्ट कर रहा है, ED ऐसा कुछ एक्शन ले रहा है, तो हर बार में एनफोर्समेंट केस में ECIR एवरी केस में मैंडेटरी नहीं होगा। ये एक और स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मेड टू ED आर कंसिडर्ड एडमिसिबल। Provision of attachment of property of accused as proceeds of crime balances the interest of the accused and the state. Question of enactment of PMLA amendment through the money bill route is to be decided by a larger bench. अब क्या होता है, जैसे आधार था, आधार मनी बिल के रूप में आया, तो PMLA में भी कोई चीज़ें अगर अमेंडमेंट आ रही है, अगर वो मनी बिल के रूप में आ रही है, मतलब ऑब्वियसली राज्यसभा डिस्कशन बाईपास हुआ है, तो उसमें मनी बिल रखना है नहीं रखना है, ये सब प्रोविज़न एक लार्जर बेंच डिसाइड करेगी।
तो ईडी की पावर अंडर पीएमएलए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपहेल्ड किया द कोर अमेंडमेंट्स मेड टू द पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इससे गवर्नमेंट एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वर्चुअली अनब्रिडल्ड पावर ऑफ समन, अरेस्ट, रेड्स एंड मेक्स बेल नियरली इम्पॉसिबल while shifting the burden of proof of innocence onto the accused rather than the prosecution। तो अभी हमने पढ़ा ना, रिवर्स प्रूफ है, यहाँ पे रिवर्स प्रूफ है कि अगर ईडी ने आपको ऐसे समन किया है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, इनोसेंस है, वो अक्यूज्ड पे आ जाएगा कि वो प्रूफ करे कि आई एम इनोसेंट। तो दिस इज रिवर्स प्रूफ। ये जो वर्ड देखा हमने यहाँ पे, दिस इज बर्डन, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको कंटिन्यू रखा है। टॉप कोर्ट ने कहा पीएमएलए एक लॉ है अगेंस्ट द स्काउज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड नॉट अ हैचेट विल्डिंग अगेंस्ट राइवल पॉलिटिशियंस एंड डिसेंटर्स। तो दैट मीन्स कि पीएमएलए को एज अ पॉलिटिकल टूल भी यूज नहीं करना है। एक्सटेंसिव चैलेंज भी आते हैं। वर्डिक्ट केम ऑन एन एक्सटेंसिव चैलेंज रेज्ड अगेंस्ट द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड टू द 2002 एक्ट बाय वे ऑफ फाइनेंस एक्ट। तो 2002 में ये पीएमएलए आया था, अभी इसे मनी बिल के रूप में कुछ अमेंडमेंट्स आए, उस पर चैलेंज हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजंस दिए। 3 जज बेंच ने कहा मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन अमेंडमेंट थ्रू मनी बिल वुड बी सेपरेटली एग्जामिन। मनी बिल के रूप में आया है, उसको बाद में देखेंगे। अभी बस यही बातें हैं कि जो पीएमएलए के अंदर ईडी की पावर है उसको अपहोल्ड किया है, और ये जो 2-3 सेक्शन 3 स्ट्रिंजेंसी बेल, ये चीजें अभी अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो दिस इज सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन। देन बीएसएनएल का न्यूज है, दिस इज गुड। बीएसएनएल गेट्स 1.64 लाख करोड़ का लाइफलाइन। तो बीएसएनएल, जैसे अभी हम इकोनॉमी बैच में पढ़ रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में डिफिकल्टी क्या आती है, लाइक दैट। तो बीएसएनएल जो है वो लॉस मेकिंग में था, बट बीएसएनएल जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बीएसएनएल एक तो गवर्नमेंट है, प्लस बीएसएनएल में एक वेलफेयर का एंगल भी है, कस्टमर फर्स्ट। प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट द एब्सोल्यूट क्राइटेरिया। सेकंड, जो बीएसएनएल जैसे प्लेयर का रहना टेलीकॉम में ज़रूरी है, बिकॉज टेलीकॉम इज़ अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे डुओपोली मोनोपोली हम अलाउ नहीं करना चाहते। सो दैट इज़ वाई बीएसएनएल को रिवाइव रखने के लिए 1.64 लाख करोड़ का लाइफलाइन दिया है। तो 4G स्पेक्ट्रम अभी कंटिन्यू रहेगा। बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम फुल थ्रॉटल अभी मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। सी 4G इज़ नॉट लाइक कि 4G ऑब्सोलीट हो जाएगा जस्ट लाइक दैट। अभी कल तो 5G का केवल ऑक्शन हुआ है, अभी इसको होने में कम से कम 1 साल और लगेगा, स्ट्रीमलाइन होने पर, मेन स्ट्रीम होने पर 5G को। और उसके बाद भी 2028 तक एटलीस्ट 4G फ्रंट में रहेगा, मेन स्ट्रीम पे रहेगा 4G। ऐसा नहीं होगा कि रातों रात 5G पे स्विच हो जाएगा, और 5G में स्विच करने के लिए 4G कैपेबिलिटीज होना चाहिए था। तो दैट इज वाई अभी 4G बीएसएनएल को प्रोवाइड किया जा रहा है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव हो गया है, दिस इज अ गुड थिंग। TFR 2.1 और लेस, तो पॉपुलेशन हमारी स्टेबलाइज होगी। टोटल फर्टिलिटी रेट होती है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर विमेन एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो वो 2.1 और लेस है, मतलब रिप्लेसमेंट हो गया। रिप्लेसमेंट, पॉपुलेशन जितनी आउटगोइंग होगी उतनी ही नए बच्चे आएंगे, तो इनकमिंग, तो दैट इज रिप्लेसमेंट लेवल। तो अभी यहाँ पे ये मिनिस्ट्री में बताया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने बताया, पैराडाइम शिफ्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल टू पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, ये अब जरूरी है। तो इंडिया ने अचीवमेंट रिप्लेसमेंट लेवल अचीव करा है, विच इज़ अ गुड थिंग। पॉपुलेशन अदरवाइज एक टाइम पे बहुत तेजी से बढ़ रहा था और रिसोर्सेज पे एक बहुत बड़ा बर्डन बन रहा था। India's focus has traditionally been on the supply side, the providers and delivery system, but now it's time to focus on the demand side. जैसे पॉपुलेशन के और क्या मायने, हमने इकोनॉमिक्स में ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। पॉपुलेशन चैप्टर इंक्लूड्स फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी। सिग्निफिकेंट चेंज इज पॉसिबल जब हम फोकस करें इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंटल चेंजेस। हम विद दिस फोकस करें, ग्रेजुअल हम फोकस करें। फैमिली प्लानिंग, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट, ताकि पॉपुलेशन का नंबर भी स्टेबल रहे और पॉपुलेशन की क्वालिटी भी अच्छी रहे। क्वालिटी इन द सेंस कि वो स्किल्ड हो, नॉन स्किल्ड नहीं हो, तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव्ड। द स्ट्रीट इन 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू। पैनोरामिक का मतलब क्या होता है? टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैनोरामिक। तो ये गूगल ने अभी स्ट्रीट व्यू
चालू कर दिया है इंडिया में, कुछ 10 शहरों में ये चालू हो गया है स्ट्रीट व्यू। तो आप इसको जाना वेबसाइट में और वहाँ पे गूगल मैप्स वगैरह में रोड्स में जूम करना, तो आपको रोड्स वगैरह का भी 360 डिग्री ऐसा विजुअल्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। दिस लुक्स रियली गुड, एक बार ट्राई करना। एक गूगल अर्थ भी इंस्टॉल कर लीजिए, मैपिंग के लिए बहुत काम आएगा आपको गूगल अर्थ। तो ये गूगल स्ट्रीट व्यू इंडिया में स्टार्ट हो गया है, अभी कुछ 10 शहरों में है, ग्रेजुअली इसको एक्सपैंड किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वेल बिगन, रेडी फॉर द होम रन। Many states are nowhere near completing implementation of the historic act. Odisha is aiming for a full rollout by 2024. तो देखो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम देखते हैं फॉरेस्ट में फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स का पूरा राइट होता है फॉरेस्ट के प्रोड्यूस पे भी। तो एक वर्ड होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जैसे तेंदू हो गया, या फिर लाख हो गया, या गम हो गया, या फ्रूट्स हो गए, सम मेडिसिन हो गई, लाइक दैट। इन पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनका पूरा हक होता है, बिकॉज फॉरेस्ट ड्वेलर्स की जो इकोनॉमी है वो इस फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। तो दे हैव गॉट सर्टेन राइट्स, और वो राइट्स को रिकॉग्नाइज करना और एनफोर्स करना इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो व्हाट आर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006? इसमें टेनोरियल दिस सिक्योरिटी है, फॉरेस्ट लैंड अंडर ऑक्यूपेशन प्रायर टू दिस, जो वहाँ पे ट्राइब्स रह रहे हैं या फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी फॉरेस्ट लैंड का। रिकॉग्निशन होगा कम्युनिटी राइट्स का ओवर फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्पेशली। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज होगा। Conversion of all forest villages and habitation located inside the forest lands into revenue villages, source of income, revenue villages. In situ rehabilitation होगा displaced person का जिनको evict किया है without compensation. In situ rehabilitation क्या होता है? सेम प्लेस में कर रहे हैं उन्हें, दूसरे फॉरेस्ट एरिया में सेम जगह पे उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। इन सीटू डिस्प्लेस्ड पर्सन का, देन जिनको कॉम्पनसेशन के बिना रिहेबिलिटेट इविक्ट कर दिया गया था। एंसेस्ट्रल जो डोमेन है, हैबिटेट है पीवीटीजीज का, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो नोमैड्स होते हैं, पेस्टोरल्स होते हैं, जो घूमते हैं, लाइक दे आर लाइक ऑन द मूव होते हैं, उनके भी राइट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कन्वर्जन ऑफ ऑल लीजेस ग्रांट बाय अर्स्टवाइल गवर्नमेंट जो है किंग इनटू परमानेंट लैंड रिकॉर्ड्स में, उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये 5-6 बातें बस याद रखना है। दिस इज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। और फॉरेस्ट राइट्स में भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन में डिफ़िकल्टी आती है। जो हमारा व्यू पॉइंट रहने वाला है कि वी आर लाइक जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज हम करेंगे। सो वी आर लाइक प्रो दीज राइट्स। देन दिस इज डेथ बाय हुच। अब सी इस पर एक डिबेट करते हैं, एथिक्स का सवाल है। क्या ये जो बैन कल्चर है, क्या ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाने का कल्चर है, ये क्या भी कभी वर्क करता है? यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कुछ राज्य हैं वहाँ पर अल्कोहल लिकर बैन होता है, बट वहाँ पे जो अदर वेज से अल्कोहल प्रोवाइड होता है, और एट टाइम्स उसमें रेगुलेशंस नहीं होता, इरेगुलरिटीज होती है, और सच टाइप ऑफ डेथ्स वहाँ पे देखने को मिली है। India needs a more honest discussion on the risks and benefits of prohibition. Prohibition क्या सही है या गलत है, इस पे डिबेट करना जरूरी है। It is difficult to assume that vast networks of illegal manufacturing and sale of liquor could exist without the patronage of police and politicians. This is also a fact. Then prohibition से क्या होता है, लिकर तो फिर भी आएगी बट वो इलीगल वे में आ रही है। इट हाइड्स इन द ब्लैक मार्केट, ड्राइविंग सेल्स एंड प्रोडक्शन अंडरग्राउंड। स्टेट को टैक्स रेवेन्यू का भी लॉसेस होता है, कंज्यूमर्स को कई बार हेल्थ रिस्क से एक्सपोज हो जाते हैं। प्रोहिबिशन इज लिस्टेड डीपीएसपी में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में लिखा है लिकर एटसेट्रा दिस प्रोहिबिशन होना चाहिए, बट नो स्टेट हैज़ बीन एबल टू अचीव इट विद एनी एंड्यूरिंग इफेक्टिवनेस। बट इफेक्टिवनेस नहीं है, जैसे गुजरात में लिकर बैन है, बिहार में लिकर बैन है, बट ग्राउंड रियलिटी में क्या वो इफेक्टिव है? ग्लोबली इट इज सिमिलर एक्सपीरियंस। अब देखो, वी आर नॉट प्रो अल्कोहल, अल्कोहल इज बैड, alcohol damages health, family, finance, human relationships, and the call to ban it altogether has a certain moral aspect as well. अपील है, एक मोरल अपील है, एथिक्स है, बट स्लैज हैमर की तरह ब्लैंकेट बैन लगा देते हैं टू स्टॉप अल्कोहल, ये कई बार काउंटर प्रोडक्टिव भी हुआ है। तो हम इस बात पे डिबेट कर रहे हैं।
जैसे गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 है, इसमें भी लूप होल्स है। जैसे लॉ क्वेश्चन करता है, अलीज्ड आर्बिट्ररीनेस है इसमें। टूरिस्ट अगर कोई बाहर से आ रहे हैं राज्य में टू कंज्यूम अल्कोहल इन द स्टेट, तो क्या वो अलीज्ड है या वो अलाउड है? ऑन द वन हैंड प्रोहिबिशन ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी फॉर रेंट कलेक्शन एंड ऑन द अदर इट लेट्स द पुलिस फ्री टू सेलेक्टिवली अप्लाई द लॉ। ये वर्ड बहुत पावरफुल है, सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। सो द आइडिया इज, अगर इन टोटलिटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखें ना, तो ये प्रोहिबिशन या बैन या एक्सक्लूसिव, ये जो कल्चर होता है ना, ये कभी इफेक्टिव होता नहीं है। रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो rather than clinging on to dogmas and impossible goals of social reform through coercive laws, there must be honest discussion on prohibition, honest discussion on prohibition। तो इस पे अभी एक रिफ्लेक्शन करना ज़रूरी है कि अल्कोहल इज़ बैड, बट अगर इस तरीके से ब्लैंकेट बैन लगाया जाता है तो स्टेट को रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है, प्लस इलीगल वेज में फिर वो प्रोवाइड किया जाता है, कोई चेक बैलेंस रेगुलेशन लॉज नहीं होते और इस टाइप की फिर डेथ्स देखने को मिलती है। सो इज दिस प्रोहिबिशन जो है, व्हाट यू थिंक, ये करेक्ट है या व्हाट यू थिंक, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, एंड व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन? थिंक, इस पे एक विचार बनाइए। Then in search of relevance, Commonwealth Games get off to a quiet start in Birmingham। तो कॉमनवेल्थ है, जो पहले कॉलोनीज थी यूके ब्रिटिश एम्पायर की, उनका ग्रुप है ये कॉमनवेल्थ। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप और इनके ऐसे अभी गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। The poor state of India's fiscal federalism. Fiscal federalism is a very powerful word. Fiscal federalism. सेंटर है, राज्य है, और इन दोनों के बीच में एक पैरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए when it comes to fiscal matters। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो फिस्कल फेडरलिज्म की भी बात थी, बिकॉज वी आर अ क्वाजी फेडरल कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन में 15th फाइनेंस कमीशन का जैसे अभी रिपोर्ट है, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन भी है। डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ रिसोर्सेज है, जैसे देखो, जो इनकम टैक्स होता है वो कहाँ जाता है? सेंटर के पास जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स होता है कहाँ जाता है? सेंटर के पास जाता है। अब सेंटर इस डिवीज़न से ये जो पैसा आया उसको डिवाइड करती है 28 राज्यों में, कितना पैसा किस राज्य को देना है। ये 15वीं अभी फाइनेंस कमीशन ने भी बताया, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। वर्टिकल मतलब सेंटर टू स्टेट से 41-42% जाएगा, और 28 राज्यों में किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब क्या डिफ़िकल्टी आती है यहाँ पे, जैसे एक टर्म होता है सेस, एक टर्म होता है सरचार्ज। तो जो सेस और सरचार्ज होता है ये डिविजिबल पूल में नहीं आता। सेंटर इज़ नॉट बाउंड टू शेयर सेस एंड सरचार्ज विद द स्टेट्स। पिछले कुछ टाइम से सेस एंड सरचार्ज का परसेंटेज बढ़ा है। तो द आइडिया इज स्टेट्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं सेंटर पे फॉर ऑल देयर फाइनेंशियल नीड्स सेंटर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। कई बार सेंटर की पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट भी होती है और उससे फिर हो जाते हैं क्लैशेस, डिफरेंसेस। तो फिस्कल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई दिखी है इन पास्ट सम टाइम। प्लस कोविड-19 भी आ गया था, लॉकडाउन था, खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, फिर जीएसटी लग गया, तो स्टेट्स का जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने की पावर थी बहुत सारी, वो उन्होंने ड्रॉप की और वो सब्ज्यूम हो गई जीएसटी में। तो अब जीएसटी आया तो स्टेट्स बोलते हैं हमें कंपनसेशन, कुछ टैक्सेशन दो फॉर सम टाइम, रिलीफ दो। सेंटर ने कहा विल डू दैट फॉर 5 years 2017 to 22। 20 में आ गया कोविड-19, सेंटर ने कहा पैसा ही नहीं है, सो हम फोर्स मेजर कर देंगे। तो उससे डिफरेंसेस और क्रिएट हो गए सेंटर और स्टेट में। ऑल्दो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया गया, बट फिजिकल स्पेस इज़ वन थिंग जिसमें सेंटर और स्टेट अक्सर लॉगर हेड पे आ रहे हैं। तो इसमें एक सॉल्यूशन फाइंड करना ज़रूरी है। अब इसमें ये भी होता है, जैसे कुछ यूनियन लिस्ट है, कुछ सेंट्रल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। अब जैसे they still spend 60% of expenditure in the country, 85% in education, 82% in health। एजुकेशन, हेल्थ, जैसे हेल्थ है, हेल्थ कौन सा सब्जेक्ट है आप बताओ, एजुकेशन कौन सा सब्जेक्ट है आप बताओ। तो जैसे एजुकेशन है ये से कॉन्करेंट में है, तो अब क्या होता है कि सेंटर भी इन्वेस्ट कर रही है, स्टेट भी इन्वेस्ट कर रहा है, बट क्या करेक्ट अमाउंट वहाँ पे पहुँच रहा है, इसमें भी एक बार डिफ़िकल्टी आने लग जाती है सेंटर एंड स्टेट में। अब सब्ज्यूम जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेस कर लिया एक्सेप्ट पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल, और स्टेट्स के जो अर्निंग पोटेंशियल है स्टेट्स थिंक्स की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। ऑल्दो फाइनेंस कमीशन ने 42% कर रखा है इनका, नॉन डिविजिव पुल में भी सेस एंड सरचार्ज का परसेंटेज बढ़ा है।
सेस एंड सरचार्ज का परसेंटेज बढ़ाए। तो इससे स्टेट्स बोलते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कम होती है और ये सारी डिफ़िकल्टीज क्रिएट होती है, जैसे स्पेशली तमिलनाडु इज़ वोकल। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही है अभी। The idea is fiscal federalism is important. India is not completely like unitary भी नहीं है, federal भी नहीं है, we are quasi federal. Fiscal federalism, political centralization अगर too much हो रहा है तो उससे state ground level पे socio economic development difficulty होता है। If there was anything that alleviated poverty, reduced inequality, improved the well-being of people, तो state governments की जो schemes है वो important है। वाई? बिकॉज सेंटर जो स्कीम बनाएगा वो ज़रूरी नहीं कि बहुत टेलर मेड हो पर्टिकुलर स्टेट के लिए, बट अगर स्टेट जो स्कीम बनाएगा तो वो टेलर मेड होगी उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। जैसे अरुणाचल की कोई स्कीम है वो टेलर मेड है अरुणाचल के लिए, केरला की केरला के लिए। तो स्टेट लेवल का जो वर्क है उसको अंडरमाइन नहीं करना है। द मैसेज फॉर बाइडन, वेस्ट एशिया हैज़ मूव्ड ऑन। तो वेस्ट एशिया जो है वो अब यूएस के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा है। इससे पहले हमने इस बात को भी देखा था, ईरान एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रशिया ईरान चाइना का एंगल बन रहा है। और वेस्ट एशिया में जैसे ये सऊदी ब्लॉक है, इजराइल है और यूएस है, ये भी एक एक्सेस बन रहा है। तो टेंशन्स यहाँ पे अभी ब्रू हो रहे हैं। यूएस अपनी हेजेमनी फिर से शो करना चाहता है इस एरिया में, इन्फ्लुएंस मेंटेन करना चाहता है। लेट अस सी। और बाइडन का जो विजिट था ना वो प्राइमरली इसीलिए हुआ था, वरना बाइडन बहुत अगेंस्ट थे दिस क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी, बट अभी बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिकल रीजंस यहाँ पे नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अ फ्यूचर फ्री ऑफ हेपेटाइटिस एंड रूरल एरियाज, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ बहुत अच्छा दिया है, इसको मैंने सुबह ही शेयर कर दिया था, इसको अच्छे से रीड करना है। रुपी क्यों डेप्रिशिएट हुआ? इसके कुछ 4-5 रीजंस हैं यहाँ पे। ये डीवैल्यू नहीं हुआ, ये डेप्रिशिएट हुआ है। अब सी, पहला रीजन तो सारी करेंसीज डेप्रिशिएट हो रही है, यूक्रेन वॉर हुआ और फिर कोविड-19 भी है, यूएस में इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो इससे डॉलर की सप्लाई कम करने की कोशिश है, बिकॉज यूएस का जो फेडरल बैंक है वो इन्फ्लेशन को टेम करेगा। इन्फ्लेशन टेम करने का यही एक तरीका होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन कर दो, सप्लाई ऑफ मनी को कम करो। सप्लाई ऑफ मनी कम होगा मतलब डॉलर का शॉर्टेज होगा, तो डॉलर स्ट्रांग होने लग जाएगा, बाकी सब करेंसीज वीक होने लग जाएगी। प्लस जब भी ऐसी डिफिकल्टी आती है पीपल गो फॉर सेफ करेंसी, और सेफ करेंसी डॉलर माना जाता है। तो डॉलर की सप्लाई कम है, डॉलर का डिमांड ज़्यादा है, तो डॉलर बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। तो डॉलर के कंपैरिजन में बाकी सब करेंसीज ने एक हिट लिया है। देखो सारी करेंसीज का यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। इंडिया अराउंड 7% रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। बाकी देखो जापानीज, पाउंड, यूरो, ये 10-12 डेप्रिशिएट सारी करेंसीज हुई है। सेकेंड, परसिस्टेंट आउटफ्लो है। अब बिकॉज यूएस में फेड रेट्स बढ़ने लग गई, पैसा सारा डेवलपिंग मार्केट्स की इकोनॉमी से निकल के हॉट मनी बाहर जा रहा है, एफपीआईज अपना पैसा आउटफ्लो करवा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अगेन रुपी पे प्रेशर आ रहा है, डॉलर डिमांड फॉर डॉलर बढ़ रहा है और करस्पॉन्डिंगली सप्लाई ऑफ रुपी एक्सेस हो रहा है और उससे लोकल हो रही है अपनी करेंसी। तो परसिस्टेंट आउटफ्लो। तो पहला रीजन था कि जो पॉलिसीज हैं यूएसए की और जो वॉर टाइप सिचुएशन है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। सेकेंड है कि आउटफ्लो ऑफ एफपीआई, तो डॉलर का डिमांड, रुपी का एक्सेस एंड रुपीज डिक्लाइनिंग। फिर एक वाइडनिंग गैप भी है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही है, इंपोर्ट कवर महंगा होता जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट अगर हम देखें कंट्रीज जिनसे हम प्राइमरली डील कर रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट से क्या हो रहा है, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ा बट इंपोर्ट और ज़्यादा बढ़ गया। इससे क्या होता है, इस वाइडनिंग गैप के कारण जो रुपी है वो अगेन डिमांड कम, दैट इज फॉल होगा उसका। फोर्थ है डिटीरियोरेटिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। तो डेफिसिट हो रहा है, डेफिसिट कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, तो इससे ऑब्वियसली प्रेशर आ रहा है लोकल करेंसी में। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है इंडिया इज इंपोर्टिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेंडिंग ऑन सर्विसेज ओवरसीज, बोरोविंग इट, देन एक्सपोर्टिंग और अर्निंग थ्रू रेमिटेंस, विच इन टर्न क्रिएट्स मोर डिमांड। एक्चुअली इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया एक्चुअली ये भी करता है कि जैसे क्रूड ऑयल हमने इंपोर्ट किया, प्रोसेसिंग करके फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। बट करंट अकाउंट डेफिसिट अगर ज़्यादा हो रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी इन फ्यूचर आ सकता है। करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में डिफरेंसेस यहाँ पे बन रहे हैं, तो अगेन रुपी की जो करेंसी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है।
एक्सपोर्ट क्यों कम हो गया? क्योंकि वर्ल्ड में डिमांड नहीं है, वर्ल्ड अभी रिकवर ही नहीं हो पाया कोविड-19 से, फिर इकोनॉमिक रिसेशन की बात है, वॉर टाइप सिचुएशन है, तो हमारा एक्सपोर्ट भी देखो कम हो गया है, जबकि इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है। इंपोर्ट बिल कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल, कोल, फर्टिलाइज़र, गोल्ड, ये सब हम इंपोर्ट कराते हैं, आयात कराते हैं। और ये जो हैं ये इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक मतलब गुड्स फॉर विच डिमांड रिमेन लार्जली अनचेंज्ड डिस्पाइट प्राइस राइज। जैसे हमें ऑयल तो बुलाना ही पड़ेगा, चाहे वो महंगा हो जाए तब भी बुलाना पड़ेगा। कोल, फर्टिलाइज़र, गोल्ड भी है। गोल्ड में हम थोड़ा कट कर सकते हैं, बट इन चीज़ों पे कट करना डिफ़िकल्टी है बिकॉज दे आर इनइलास्टिक। जैसे फूड है, फूड चाहे महंगा हो या सस्ता हो, फूड तो खाना ही है हमें, तो वो इनइलास्टिक हो जाएगा। राइजिंग इम्पोर्ट बिल और इम्पोर्ट कवर भी देखो, फॉरेक्स रिजर्व हमारा 640 पे पहुंच गया था, अभी वो फिर गिर के देखो 570 पे आ गया है। तो मतलब जेब में पैसे अब केवल $570 बिलियन ही बचे हुए हैं। तो दिस इज इम्पोर्ट कवर। सो द आइडिया इज अभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस कंटिन्यू होंगे। यूएस में इन्फ्लेशन बना है, कल ही फेड ने और दिस रेट इंक्रीज किया है यूएस में। सो अब देखना होगा आरबीआई किस हद तक रुपी को स्टेबलाइज करने का मूव करेगी और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने जल्दी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं बिकॉज वर्ल्ड में रेसेशन के चांसेस दिख रहे हैं, ऑल्दो इंडिया में ज़ीरो चांस बताया गया है। लेट अस सी अभी वर्ल्ड इवेंट्स किस डायरेक्शन में जाती है। तो रुपी डेप्रिशिएट होने के क्या कारण है? पहला, taking a hit because of global uncertainty, outflow, foreign portfolio investors outflow, hot money। तीसरा, widening gap, trade deficit। चौथा, current account deficit deteriorating। एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, इम्पोर्ट बढ़ रहा है, इम्पोर्ट कवर जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी डिक्लाइन हुआ है। सो दीज आर 7 रीजंस रुपी डेप्रिशिएशन के। गवर्नमेंट जॉब्स, मंकी पॉक्स, यूरेनियम और डिपॉजिट्स, 5G स्पेक्ट्रम। ये बड़ा अच्छा है आज। तो ये जो कारगिल हमने देखा था, कारगिल के रिलेटेड ये क्विज था जिसे ऑपरेशन सफ़ेद सागर। एयरफोर्स इंडियन आर्मी ने कारगिल वॉर में जॉइंट ऑपरेशन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर, शेरशाह। ओके, टाइगर हिल टॉप। तो एक बार इसको आप देखिएगा, दिस इज क्विज ऑन कारगिल। देन दिस इज नेक्स्ट वन, सेंटर टू अमेंड वेयर हाउसिंग एक्ट, वेयर हाउसिंग स्टोरेज। ICMR मंकी पॉक्स वैक्सीन को उसने स्ट्रेन आइसोलेट कर लिया है, अब वैक्सीनेशन बनाने की बात है। लोन्स, ओपेक लोन्स, चाइना बिग डिफिकल्टी। देन दिस इज यूक्रेन हिट्स की ब्रिज इन रशिया हेल्ड, यूक्रेन ग्रेन सेंटर, फूड शॉर्टेज। गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया वर्क ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे बिकॉज यू नो कंज्यूमर सेंटिमेंटल होते हैं, सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है तो स्पेंडिंग भी कम हो जाती है। कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे। फार्मा, टी, कॉफ़ी एक्सपोर्ट अफेक्ट हुआ है वॉर से। सी, एक्सपोर्ट अफेक्ट हुआ है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ें जहाँ से पैसे आने थे, तो इसीलिए ट्रेड डेफिसिट भी हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी है। देन दिस इज फेड ने इन्फ्लेशन सी 0.75% यूएसए का फिर से बढ़ा है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स नेट लॉस, पावर जनरेशन। एंड ये चेस अभी स्टार्ट हो रहा है, ग्लोबल चेस एक्स्ट्रावेगांजा ऑल सेट टू मेक द ओपनिंग मूव, the Olympiad journey. Wonderful. And this is Birmingham. So this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.